हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के साथ हम जो है बात करेंगे उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर टू अपोज टू फ्लो करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डैम है और डैम में हमारे पास गेट है। तो जो हमारे पास गेट है वो रेजिस्टेंस के जैसे होगा, जो वोल्टेज है वो प्रेशर के जैसे होगा और जो करंट है वो वाटर के जैसे होगा। तो जैसे अगर जो हमारे पास डैम होता है, डैम में जो गेट जितना खोलेंगे उस हिसाब से हमारा जो है करंट फ्लो करेगा, तो उसी हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हम जितना जो है गेट को ओपन करेंगे उतना हमारा जो है करंट फ्लो करेगा। उस हिसाब से जितना हमारा रेजिस्टेंस की कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा जो है करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है तो करंट जो है उतना ही हमारा कम फ्लो करेगा। अगर हम इसमें बात करें टाइप्स में, तो सीरीज़ और पैरेलल दो टाइप के हम इस्तेमाल करते हैं। तो सीरीज़ में अपना करंट सेम है एंड वोल्टेज डिफरेंट है और आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड पैरेलल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वोल्टेज सेम है बट जो करंट है वो अपना डिवाइड फॉर्म में चलेगा। तो एक साथ में छोटा सा एडिशनल जो क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सीरीज़ एंड पैरेलल में जो पावर को ट्रांसफ़र करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। हमें पता है कि जो पावर है वो V²/R होता है। तो अगर हम बात करें तो सीरीज़ की पावर एंड पैरेलल की पावर की बात करें, अगर हम V²/R लेते हैं तो हमें पता है कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है वो एडअप होता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर हो जाएगा 3R। और हमें पता है कि जो पैरेलल में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास R/3। तो यहाँ पर जो पावर V²/R/3, तो जिसके थ्रू हमें पता चला कि जो पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है पैरेलल में एज़ कम्पेयर टू सीरीज़। ये कंपटीशन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के जेई के पेपर में। तो आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अगर हम सिंबल की बात करें तो R=ρL/A होता है। सिंबल मीन्स ओम का साइन होता है इसमें। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करके देखें तो R=ρL/A। तो जो हमारे पास रो है वो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। एरिया आप πr² या πd²/4 के हिसाब से आप देख सकते हो। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में हमारे पास होगा जैसे कि लेंथ हो गया या हमारा एरिया हो गया, या इसमें जो है हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ मटेरियल या बोथ ए एंड बी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि फ्लो में सबको पता होता है कि सब मतलब ये सोच के चलते हैं कि बोथ ए एंड बी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। बट ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो जो बोर्ड है वो डाल देता है। तो इसमें जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर बात करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देखो जो हमारे पास रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करेगी आपकी टाइप ऑफ द मटेरियल और उसके टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो। अब इसमें जो रेजिस्टिविटी का अर्थ क्या हुआ है यहाँ पे कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट दे रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपकी जो इसमें डेफिनेशन बन जाती है। तो इसमें जो मेन आपको याद रखना है सिर्फ टाइप ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर ही आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड होती है। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस नॉट इफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस मीन्स आपका ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए उसमें। टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड भी मिनिमम होना चाहिए इसमें। जैसे कि हमारे पास जो कॉपर है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। जैसे कि अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे हमारे पास ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स में हमारे जैसे कि कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन होता है, तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जैसे कि 0.0020 पर डिग्री सेल्सियस। एंड ये NHPC में मैग्नीन का पूछा गया था कि जो मैग्नीन है वो तुम्हारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये ज़ीरो है। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हो कि जो मैग्नीन है वो हमारा ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी हाई होनी चाहिए किसके, रेजिस्टेंस के केस के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अपना कोई भी सी बैक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो प्रीवियस हमारी क्वेश्चन में सी बैक इफेक्ट के ऊपर हमने जो है बात की थी। जैसे कि हमारा जो है जंक्शन है मेटल 1 मेटल 2, टू डिफरेंट अदर टाइप के मेटल्स हम लेंगे और दो डिफरेंट टेम्परेचर के होंगे, तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल मेटल 1 टू मेटल 2 जब भी फ्लो करेगा तो जब भी फ्लो ऑफ करंट होता है, सॉरी, जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी के अपोजिट अपना फ्लो ऑफ करंट होता है।
तो इसके थ्रू अपनी जो है वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। बट ये जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस के केस में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, सी बैक के इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम रिवर्सिबल स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस तरीके से हम जो है देखा जाता है। तो रिवर्सिबल स्विच का अगर मैं बात बताऊं तो जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है तो वहाँ पर जब डीसी सप्लाई हम देते हैं तो उसमें भी रिवर्सिबल स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम अगले की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पेपर में आ जाता है, तो टू अवॉइड द इंडक्टिव इफेक्ट वी यूज़ बाइफिलर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारा जैसे ही हमारे पास करंट कॉयल है, अब करंट कॉयल में क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में हमारे पास एक करंट कॉयल होती है और एक हमारे पास पोटेंशियल कॉयल होती है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा जो पोटेंशियल कॉयल होती है वो दो हिसाब से अरेंज की जाती है। अगर हमारा लाइट लोड है तो वो सोर्स के साइड में पोटेंशियल कॉयल होगी, और अगर आपका हैवी लोड है तो वो लोड की साइड से जो पोटेंशियल कॉयल होगी वो कनेक्टेड होगी। जब भी हमारा जो है लोड की साइड में जब पोटेंशियल कॉयल कनेक्टेड हो रही है और हैवी लोड है तो मीन्स हाई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अब जब भी हाई करंट फ्लो करेगा तो अपना ये करंट कॉयल में से जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इतना उत्पन्न होगा कि जिसकी वजह से जो हमारा एरर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बाइफिलर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो एरर हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल कॉयल होती है वो इस तरीके से अरेंज की जाती है कि वो इसके अपोजिट में इस तरीके से हमें की जाती है, जिसको कि अगर एनर्जी मीटर की बात करें तो इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये जो हमारी रेड वाली है वो तुम्हारी करंट कॉयल है और जो ब्लैक वाली है वो हमारी पोटेंशियल कॉयल है। तो जो करंट कॉयल मैसेज आएगा तो बाय द हम जो है तुम्हारा थंब रूल के थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल रेड वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है और ब्लैक वाले का बाहर को जा रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, जिसके थ्रू आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बाइफिलर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैपेसिटिव इफेक्ट्स के लिए ऑर्टन पैरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अभी जो है रेजिस्टेंस की ट्रिक्स में आते हैं, हमें पता है कि ओम्स लॉ के तहत V = I/R। तो सबसे पहले आप मेरे को थोड़ा ये क्वेश्चन देना, आंसर देना इसका, कि जो ओम्स लॉ है वो किसके ऊपर जो है वो वैलिड है, लीनियर, नॉन लीनियर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, किन के ऊपर। तो ये आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो सर्च करके आप इसमें कमेंट में लिखिए, जिसको कि आपको याद रहेगा कि किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर ये नहीं डिपेंड करता, अगर आपको याद नहीं है तो। जैसे कि हमारे पास ट्रिक है कि हमें पता है कि ओम्स लॉ के थ्रू V = I/R होता है। बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जेई एग्ज़ाम्स होते हैं और ए एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो ओम्स लॉ को लिखा जाता है वो अलग अलग लिखा जाता है और अलग अलग इनको ठीक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए के हिसाब से बताऊँ तो जो हमारा करंट होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो इसमें लिखा जाता है आई ही इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मीन्स आई यहाँ पर लिखा जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिखा जाएगा, जिसका मीन्स ये होता है कि वोल्टेज हमारी कांस्टेंट होती है और जो करंट होता है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर। ये होता है बेसिक रूल ओम्स लॉ का, जो कि ए में इसको ठीक किया जाता है। बट जे एग्ज़ाम में गलत चीज़ को ही ठीक किया जाता है, क्योंकि बुक्स में गलत ही प्रिंटेड था तो तब से वो यही चला के हैं। बुक्स में क्या होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, कभी भी कांस्टेंट चीज़ कोई भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज पहले आएगा तब आपका करंट आएगा, ना कि करंट पहले आया उसने वोल्टेज को उत्पन्न किया। तो ये थोड़ा जो है ए और जेई का ये लफड़ा होता है ओम्स लॉ के ऊपर। अगर हम ट्रिक की बात करें, हमें पता है V = I/R। अगर वोल्टेज को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे तो I ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट हमारी होगी कम। फॉर एग्जांपल ट्रिक नंबर 1 से हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है कि 3 ओम में से 12 एम्पेयर जो है करंट हमें गिवन है, तो हमें 6 ओम में से निकालना है। तो हम कैसे करके निकालेंगे, तो ट्रिक में हमारे पास ये है कि हम देखेंगे कि जो अगर ये टेबल्स के अंदर में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 6 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो हमें पता है कि 3 2 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें पता चल गया कि जो 3 2 6 होता है मीन्स 2 टाइम बढ़ रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, और हमें पता है कि जब आपका रेजिस्टेंस जो है कम से बढ़ रहा है तो अपना करंट उसमें कम होगा। मीन्स यहाँ पर 3 एम्पेयर का करंट था, 3 ओम है सॉरी, 3 ओम से अगर हम 6 ओम में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पर 12 एम्पेयर करंट है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कितने टाइम कम होगा, जितने से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतने में डिवाइड कर देंगे, तो 12 / 2 दैट इज़ 6 एम्पेयर। तो यहाँ में से 6 ओम में से कितना जा रहा है हमारा 6 एम्पेयर। आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, बट जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसमें ये ट्रिक जो है आपका समय बहुत ज़्यादा बचाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि
2 ओम में जो हमारा 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये वाली क्वेश्चन में हमारे पास जैसे 2 ओम है, अगर 2 ओम में 4 एम्पेयर का करंट आ रहा है तो हम चाहते हैं कि 4 ओम में कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो जैसे ये हमें जो है निकालना है, तो अगर हमें सिर्फ ये गिवन है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो बाकी हम कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ें जो है जल्दी ट्रिक के फॉर्म में सॉल्व होगी। हमें पता है कि 2 2 4 होता है, मीन्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि जो इसमें करंट होगा वो 2 टाइम कम हो जाएगा। तो मीन्स 4 एम्पेयर है तो 4 का डिवाइडेड बाई 2 तो मीन्स 2 एम्पेयर। तो ये 4 + 2 मीन्स 6 एम्पेयर। तो 5 ओम में से कितना जा रहा है हमारा, जैसे 4 हो गया यहाँ से एंड 2 हो गया यहाँ से, तो 6 एम्पेयर हमारा क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अगर किसी को समझ आ रहा है तो वो ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा, अगर वो देखना चाहता है तो देखे, वरना वो स्किप करके जा सकता है अगर नहीं आया समझ। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, फॉर एग्जांपल हमें आई निकालना टोटल करंट, और हमें 6 ओम में हमारा 6 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें जो है इस तरीके से इसको निकालना है। तो अगर एक तरीका, तो अब कैसे करके निकालेंगे, तो फिर यही तरीका जो है आसान में होता है। हमें पता है कि यहाँ पर जो 6 एम्पेयर का करंट यहाँ पर, हमें पता है कि यहाँ पर 3 2 6 हो रहा है, मीन्स यहाँ पर जो है 2 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब रेजिस्टेंस जो है कम से बढ़ रहा है, तो मीन्स करंट था 6, तो इसका मीन्स जो 3 ओम में जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम में जो करंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हम 3 से 6 में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, और यहाँ पर जब हम 6 से इसमें देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 से हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस रूल के थ्रू देखें तो इसमें क्या है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर कम है तो करंट वहाँ पर ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 12 एम्पेयर, तो 12 + 6 18 एम्पेयर हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस वाले एक तरीके से सर्किट में। तो अगर हम इसमें अभी 18 एम्पेयर में निकालना है, 18 ओम में निकालना है कि कितना करंट फ्लो करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेलल, तो वही करेंगे हम। इसमें जो है 6 मतलब इसमें आ जाएगा तुम्हारा 9 ओम आ जाएगा, और इसमें 18 ओम आ जाएगा। तो हमें पता है इसमें 18 एम्पेयर का करंट फ्लो करा है। अगर हम 9 से 18 में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है तो करंट इसमें कम होगा। तो इसमें कितना कम हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ नोन एज 9। तो 9 एंड 18 डेट इज़ 27, इसमें जो है टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 टाइम बढ़ा, और यहाँ पर 18 था तो यहाँ पर वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 27 एम्पेयर जो करंट। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर सकते हो, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है इसको अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करना कि ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आप देखोगे इस क्वेश्चन में कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अभी आप जो है इसको सॉल्व करो, और अगर वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड के ऊपर जा रहा है तो इसका मीन्स आप कहीं ना कहीं अगर हाई लेवल की कंपटीशन की एग्ज़ाम करें, जैसे एसएससी जेई आप बात करें, या आरआरबी जेई, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। तो इसमें क्या है कि, और अगर आपने निकाला भी और इसमें भी गलत आ गया, तब तो आप 1-2 हज़ार बंदे जो हैं वो आपसे आगे जो है गेन हो जाएंगे, मार्क्स में भी और टाइम में भी। इस क्वेश्चन को हम जो है 5 सेकंड में बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि पैरेलल में क्या है कि 6 और x हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। अगर हम पैरेलल में क्या करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका वो 6 ओम से भी नीचे हमारा जाएगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल 6/6 हमने देखा, 6/2 3, तो मीन 6 एम्पेयर और x, तो मीन 6 ओम से भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम जा रहा है। अगर हम 6 और 8 की बात करें तब 3.4 हो गया, और 6 और 1 की बात करें तो 0.8 हो गया। तो हमें ये पता चला कि 6 ओम और कोई भी हमने x ओम है तब भी हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 ओम से भी नीचे आ रहा है। तो हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस चीज़ को हमने x ले लिया, अब 6 और x हमें पता है कि इसमें 6 से नीचे आएगा, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि 4 6 एंड 3। तो हम माना कि चलो 6 से नीचे होना चाहिए था इसका टोटल रेजिस्टेंस, पर हमने 6 माना है। तो 4 + 6 + 3 कितना हो गया 13। तो हमें पता था कि इसको 6 से नीचे होना चाहिए, पर हमें पता है कि इसमें अगर 13 आंसर आया है तो 13 से नीचे इसमें आंसर होना चाहिए। तो अगर इसमें ऑप्शन उस तरीके से, तो ये ट्रिक आपकी जो है 5 सेकंड में ही काम कर जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर 11। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है समय बच जाएगा। अब इसमें बात करोगे फिफ्थ, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि 1 2 1 1 2 1 1 2 1 मीन्स रिपीट चल रहा है, इसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसमें x ले लिया 2 ले लिया, हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 2 ओम से भी नीचे आना चाहिए, बट अब एज्यूम करते हैं कि इसको 2 ओम ले लिया है, तो 2 + 1 + 3 डेट इज़ 4। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 4 ओम से नीचे आना चाहिए। तो हमने ऑप्शन में देखो तो 4 ओम से क्या है 3.23, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। तो ये जो है ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाता है। जिसमें कंपटीशन में अगर आप उतरे हो तो उसमें आप इतना तो नहीं करोगे कि एक एक दो दो पेज सॉल्व कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे, आपको जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आप क्वेश्चन को रट्टे मार के सॉल्व करो या कंसेप्ट मार के सॉल्व करो, बेसिक मुद्दा है कि आपको वो ठीक करना है। किस तरीके से भी आप जो है आपको वो ठीक करना ही करना है, चीटिंग करो जो मर्जी करो। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये ट्रिक होती है कि जैसे इसका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पता है कि हमें 4 ओम है एंड 12 ओम है, तो हमें पता है कि 4 3 12 होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे जो बड़ी रेजिस्टेंस है उसको ले लेना है डिवाइडेड बाय जितने में हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था 4 3 12, तो 3 + 1 दैट इज़ 12/4। तो आंसर हमारा जो इसका पैरेलल में है वो हमारा कितना आएगा, आपका आएगा 3 ओम। अगर हम 7 ट्रिक की बात करें, फॉर एग्जांपल 16 एंड 48 है, तो हम ये तो थोड़ी नहीं करेंगे कि हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे 1/16 + 1/48 उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, नहीं। या आप करोगे 48 × 16 / 48 + 16, तो ये थोड़ा लेंथी बन जाता है ये चीज़ें। तो आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें पता है कि टेबल में ही आ रहा है, तो 16 3 48 होता है। सबसे बड़ी रकम ले ली 48, कितने से मल्टीप्लाई हुआ 3 3 + 1 48/4, आंसर आपका आ गया। अब जैसे कि ये 8th की बात करते हैं, इसमें जो कैपेसिटेंस है सीरीज़ में दिए गए हैं और इसमें जो ओम मतलब इसका जो है रिएक्टेंस की फॉर्म में दिया है। जैसे कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू यूनिट जो होती है वो ओम में होती है और रेजिस्टेंस भी ओम में होती है। जैसे हम इम्पेडेंस निकालते हैं तो R² + X² और ये सारा कुछ निकलता है ओम की फॉर्म में, उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है 12 एंड 4 है, तो सबसे बड़ा क्या है रेजिस्टेंस आपका 12 है और 4 3 12 है, तो 12 + 4 12/4 दैट इज़ 3। तो ये भी जल्दी सॉल्व हो गया। अब ये जो चीज़ें थी मैंने क्यों समझाई, जैसे ये वाले क्वेश्चन के लिए समझाई, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, इसको पहले इन दोनों को पैरेलल में करोगे, वही 48 × 16 / 48 + 16, ये थोड़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब कुछ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी और कुछ की अगर मैथ ज़्यादा अच्छी है तो वो एकदम कर लेगा, फिर उसको भी पैरेलल करेगा, फिर उन दोनों को ऐड करेगा, फिर उसका आंसर आएगा। तो इससे अच्छा इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना। 48/16 वही था, मैंने बोला सबसे बड़ी कर लो, 16 3 ज़ा तो 3 + 1 4, तो 40/4 12, तो ये पता चल गया, ये 12 ओम आ गया। अब इसमें भी सबसे बड़ी रकम 25 4 ज़ा तो 4 + 1 दैट इज़ 20/5 एंड दैट इज़ 4, तो 4 + 12 16, ख़त्म बात। लगभग ये 5-8 सेकंड में हो जाता है और ट्रेडिशनल मेथड में 5-8 सेकंड में नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब आप जो है इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करके देना, ये सब ओम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर जो है आपका क्या निकला है अगर ट्रिक का इस्तेमाल करते हो और कितने सेकंड में आपने जो है ये सॉल्व किया है, इसको अच्छी तरह से समझने के बाद बताना। और दूसरे ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कितना समय लगा। तो आई होप अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद। करो, सॉरी, का जो हो गया, करो।